Hello everyone. In this video we will cover the chapter 3 Atoms and Molecules class 9th of NCERTs. So I will read para by para for you and then I will explain you the meaning also. So let me read the paragraph for you. Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen फॉर्म ऑफ मैटर। जो एंशियंट इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स थे वो हमेशा अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर के लिए, यानी जो अननोन था मैटर के बारे में, जो भी चीज़ें हमें पता नहीं थी उसके लिए हमेशा वंडर किया करते थे। The idea of divisibility of matter was considered long back in India, around 500 BC। और जो divisibility है मैटर की, कि मैटर डिवाइड हो सकता है, ये जो आइडिया है ये बहुत ही पहले से कंसिडर कर लिया गया था इंडिया के अंदर। एंड इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनाड postulated that if we go on dividing matter, पदार्थ, we shall get smaller and smaller particles. Ultimately, a time will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible। So ये बहुत ही फेमस एक इंडियन फ़िलोसोफ़र थे जिनका नेम आपने पहले भी सुना होगा, महर्षि कनाड। इन्होंने पोस्टुलेट किया था कि अगर हम किसी भी चीज़ को, मैटर को या फिर पदार्थ जिसे कहते हैं, उसे डिवाइड करते रहते हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब हम उसके स्मॉलर पार्टिकल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, मीन्स उसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली टाइम विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, जिसके बियॉन्ड हम उसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने इस पार्टिकल को नेम दिया परमाणु। Another Indian philosopher, Pakuda Katyayama, elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter। इन्होंने इसी डॉक्ट्राइन को, यानी यही जो थ्योरी थी, इसे ही elaborate कहा और कहा कि जो पार्टिकल्स हैं वो नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में, एक दूसरे से कंबाइन होकर के एग्जिस्ट करते हैं और बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ मैटर वो एक दूसरे को देते हैं। Around the same era, ancient Greek philosophers Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further। और इसी सेम एरा के टाइम पर ही ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस, उन्होंने भी सेम चीज़ जो है सजेस्ट की थी कि अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करते रहेंगे फर्दर तो हम एक ऐसा टाइम आएगा जब हम उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे उसके पार्टिकल्स को। डेमोक्राइटस कॉल दीज individual particles atoms, meaning indivisible। और डेमोक्राइटस ने इन पार्टिकल्स को जो इनडिविजिबल है, आगे डिवाइड नहीं हो सकते हैं, उन्हें एटम्स कहा। ऑल दिस वॉज based on philosophical considerations and not much experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century। और ये जितनी भी कंसिडरेशंस थी ये सब फिलोसफिकल थी और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं हुआ था इनके ऊपर जिससे हम इन्हें वैलिडेट कर सकें, इन्हें वैलिड ठहरा सकें। और 18th सेंचुरी तक जितनी भी चीज़ें हुई मैटर से रिलेटेड वो सब फिलोसफिकल थी, यानी थ्योरीज ही दी गई थी, कोई एक्सपेरिमेंट से प्रूफ इनको नहीं किया गया था। By the end of 18th century, scientists recognized the difference between elements and compounds and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine। और 18th century के एंड तक साइंटिस्ट ने ये रिकग्नाइज़ कर लिया कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है। और फिर उनका इंटरेस्ट जो हुआ कि इस चीज़ में उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि किस तरीके से और क्यों एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और क्या होता है उनके साथ जब वो कंबाइन होते हैं। Antoine L. Lavoisier laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination। जो एंटोइन एल लेवोइसर थे उन्होंने फाउंडेशन रखी केमिकल साइंसेस की। सबसे पहले जो है इन्होंने फाउंडेशन फॉर्म की केमिकल साइंसेस की और उन्होंने दो इम्पॉर्टेंट लॉज दिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, कि किस तरीके से जो है एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं उसके बेसिस पर। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लॉज ऑफ केमिकल
combination. The following two laws of chemical combination were established after much experiments by Lavoisier and Joseph L. Proust. दो जो है इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए गए थे. नंबर 1 इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो देख लेते हैं, इसमें आपको इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, दैट इज़ एक्टिविटी 3.1. क्या कहती है ये एक्टिविटी? दिस एक्टिविटी सेज दैट टेक वन ऑफ द फॉलोइंग साइड्स एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल्स. आपको दो साइड्स लेने हैं, या तो आप एक्स ले सकते हैं और या फिर वाई. इनमें से आपको 3 ऑप्शन दिए हुए, 3 में से आपको कोई भी सेट चूज़ करना है. प्रिपेयर सेपरेटली ए 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंसेस लिस्टेड अंडर एक्स एंड वाई इन वाटर. आपको 5% सॉल्यूशन जो है इसका फॉर्म करना है, यानी कि 5% उसका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए. ऐसा आपको कोई भी एक पेयर का एक्स और वाई का सॉल्यूशन वाटर के अंदर प्रिपेयर करना है. देन टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाई इन कॉनिकल फ्लास्क. जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आपको डायग्राम दिया हुआ है कि कॉनिकल फ्लास्क लेना है और उसके ना सॉल्यूशन ऑफ वाई लेना है, और एक ट्यूब आपको लेनी है. इसके अंदर ये इग्निशन ट्यूब है. देखिए, ट्यूब जो होती है अलग अलग टाइप्स की होती है. बॉइलिंग ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब होती है और इग्निशन ट्यूब होती है. तो इग्निशन ट्यूब जो होती है बॉइलिंग ट्यूब और टेस्ट ट्यूब से साइज़ में बहुत छोटी होती है, तो आपको यहाँ पे इग्निशन ट्यूब लेनी है और उसके अंदर आपको सॉल्यूशन ऑफ एक्स लेना है. एंड देन आपको कॉर्क जो है लगा देना है कॉनिकल फ्लास्क से, और थ्रेड से इस जो इग्निशन ट्यूब है इसको थ्रेड से यहाँ पे हेल्ड करना है. देन वे द फ्लास्क विद इट्स कंटेंट केयरफुली. फिर आपको फ्लास्क को अच्छे से वे करना है. नाउ टिल्ट एंड स्विल द फ्लास्क सो दैट द सॉल्यूशंस एक्स एंड वाई गेट मिक्सड. फिर आपको टिल्ट करना है, स्विल करना है फ्लास्क को, जिससे अच्छे से जो सॉल्यूशंस हैं एक्स और वाई के वो अच्छे से मिक्स हो जाएं. फिर उससे दोबारा से जो है वे करना है. तो क्या होता है, व्हाट हैपन्स इन द रिएक्शन फ्लास्क, क्या होता है आपको देखना है. डू यू थिंक दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. तो आपको क्या लगता है कि केमिकल रिएक्शन इसमें होगी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई शुड वी पुट अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क. डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट्स चेंज. तो आपको इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर कब मिलेंगे. सिंपली देखो, कॉर्क क्यों लगाया जाता है, कॉर्क किस लिए लगाया जाता है कि उसमें कोई भी बाहर से कंटामिनेशन ना हो. फ्लास्क के अंदर जो हमने सॉल्यूशन लिया है एक्स और वाई वो ही रहे और बाहर से उसके अंदर कोई चीज़ ऐड ना हो, इसलिए कॉर्क लगाया जाता है. और कंटेंट्स चेंज होंगे क्या, फ्लास्क के मास का कंटेंट चेंज होगा. तो ऑब्वियसली मास में चेंज कोई नहीं आएगा, बिकॉज हमने कोई और चीज़ उसके अंदर ऐड ही नहीं की, और कॉर्क था वो टाइटली पैक था, तो एयर से भी उसके अंदर कुछ और, बाहर से भी उसके अंदर कुछ और ऐड नहीं हो सकता. सो इसका आंसर तो नो ही होगा. Law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. यानी कि इससे हम कह सकते हैं, इस एक्टिविटी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर मास ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. वो सिर्फ जो है एक तरीके से कन्वर्ट हो सकता है. मान लो हमने दो चीज़ें मिलाई हैं तो उनसे मिक्सचर फॉर्म हो सकता है, सॉल्यूशन फॉर्म हो सकता है, लेकिन उसके मास के अंदर कभी भी कोई चेंज नहीं आता है. और यही चीज़ जो है ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास हमेशा कंजर्व रहता है. जो सेकंड लॉ है जो दिया था जोसेफ और प्राउस्ट ने, वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. लेवोइजर along with other scientists noted that many compounds were composed of 2 or more elements, and each such compound had the same elements in the same proportions irrespective of where the compound came from or who prepared it. लेवोइजर ने और उसके कुछ साइंटिस्ट थे, दूसरे साइंटिस्ट, उन्होंने नोट की ये चीज़ कि बहुत सारे कंपाउंड्स, चाहे उन्हें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिला करके बनाया जाता हो, और हर कंपाउंड के अंदर सेम एलिमेंट्स लिए जाते हैं, वो भी सेम प्रोपोर्शन में, इस चीज़ के बगैर देखे के बगैर कि उन्हें कौन बना रहा है और कहाँ बना रहा है. यानी कि हम कोई कंपाउंड कहीं पर भी बनाएं, कैसे भी बनाएं, चाहे कोई भी उसे बनाएं, उसके अंदर जो उसकी चीज़ें होती है, कंपोजिशन होती है कि किस किस एलिमेंट से मिल करके वो बनेगा और कितना अमाउंट उस एलिमेंट्स का उसके अंदर लगेगा, वो हमेशा सेम पाया गया. इन अ कंपाउंड सच एज वाटर
the ratio of mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8 whatever the source of water. So आपको यहाँ पे वाटर का एग्जांपल दिया हुआ है कि वाटर का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का होता है H2O फॉर्मूला होता है. तो इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के हमारे पास 2 एटम है और ऑक्सीजन के हमारे पास 1 एटम है. तो अगर मास के अकॉर्डिंग मैं इसका रेशियो लूँ तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है, सो 2 एटम का मास यहाँ पे 2 हो जाएगा. और ऑक्सीजन के एक एटम का मास जो होता है वो 16 होता है. अगर आप इस रेशियो को सिंप्लीफाई करोगे तो 1:8 आएगा. तो हमेशा वाटर मॉलिक्यूल जब बनेगा उसका रेशियो हमेशा 1:8 ही आएगा. चाहे आप एक मॉलिक्यूल ले लीजिए, 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर दोनों के मासेस का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1:8 होगा, चाहे आप उसे किसी भी जगह पर बनाएं, चाहे कोई भी वाटर को बनाएं. सो ये चीज़ है और यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि अगर आप 9 ग्राम ऑफ वाटर अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको उसके लिए 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिएगा ही. सिमिलरली इन अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3. अमोनिया जो होता है NH3 जिसे कहते हैं अमोनिया, दैट इज़ NH3, उसके अंदर जो नाइट्रोजन है उसका 1 एटम है और हाइड्रोजन है उसके 3 एटम्स हैं. तो इसके मास के अकॉर्डिंग जो नाइट्रोजन है उसका 14 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है. 1 × 3 दैट इज़ 3. तो इसका रेशो हमेशा 14:3 होता है. सोर्स चाहे कोई भी हो अमोनिया का, हमेशा जो रेशो पाया जाएगा मासेस का अमोनिया के अंदर वो 14:3 ही पाया जाएगा. सो ये दोनों जो हैं एग्जांपल्स ये जस्टिफाई करते हैं कि जो कंपाउंड्स हैं वो हमेशा कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर एक दूसरे से जुड़ते हैं. दिस लेड टू द लॉ of constant proportion which is also known as the law of definite proportion. law of constant proportion भी कहते हैं इसे और law of definite proportion भी कहते हैं. और according to Proust इसे इस तरीके से स्टेट किया जाता है. In a chemical substance the elements are always present in definite proportions by mass. एक chemical substance जो है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है उनका मास का वो प्रेजेंट होता है. The next problem faced by scientists was to give appropriate explanations for these laws. British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter. So next problem जो scientists को face करनी पड़ी वो ये थी कि जो explanations हैं, ये जो laws हैं उन्होंने दिए हैं उनको prove करने के लिए अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशंस उन्हें देनी थी. तो ब्रिटिश के केमिस्ट हैं जॉन डल्टन, उन्होंने बेसिक थ्योरी प्रोवाइड की मैटर के नेचर से रिलेटेड कि नेचर ऑफ मैटर कैसा होता है. इसके बेसिस पे उन्होंने थ्योरी दी जिन्हें हम पोस्टुलेट्स भी कहते हैं. Dalton picked up the idea of divisibility of matter, which was till then just a philosophy. Dalton ने जो मैटर की डिविजिबिलिटी का आइडिया है कि मैटर डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है या फिर कैसे डिवाइड होता है, इन्होंने इसको पिक किया. और उस वक्त तक ये सिर्फ एक फ़िलॉसफी थी और इसको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था अप्रोप्रिएट. He took the name atoms as given by the Greeks and said that the smallest particles of matter are atoms. उन्होंने atoms का नेम ले लिया और जो ग्रीक्स ने दिया था एटम्स वो उन्होंने नेम लिया और उन्होंने कहा कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का वो एटम होता है. हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ये जो 2 लॉज हमने अभी देखे हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इनके बेसिस पर उन्होंने ये थ्योरी दी थी. Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and law of definite proportion. ये जो 2 लॉज हमने देखे थे ये उन्हीं के बेसिस पर थे. सर डाल्टन के लिए जो ये येलो बॉक्स में दे रखा है आपको, लेट्स रीड दिस ऑल्सो. जॉन डाल्टन वॉज बॉर्न इन अ पुअर weaver's family in 1766 in England. He began his career as a teacher at the age of 12. 7 years later, he became a school principal. In 1793, Dalton left for Manchester to teach mathematics, physics and chemistry in college. So, Sir John Dalton थे, उनका बर्थ हुआ था 1766 में. उन्होंने अपना टीचिंग करियर जो है 12 एज में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था और 7 ईयर्स के बाद में वो एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए थे. और 1793 में वो
मैनचेस्टर के लिए निकल गए। वहाँ पे उन्होंने मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री कॉलेज के अंदर पढ़ाना स्टार्ट किया। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर टीचिंग एंड रिसर्चिंग, और वहाँ पे उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी और ज़्यादातर लाइफ जो है टीचिंग के अंदर और रिसर्चिंग के अंदर स्पेंड की। इन 1808 ही प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी विच वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मैटर। और 1808 में उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जिसे हम कहते हैं, और स्टडी ऑफ मैटर को एक पूरा टर्निंग पॉइंट इस थ्योरी से मिल गया। According to Dalton's atomic theory, all matters, whether an element, a compound or a mixture, is composed of small particles called atoms. Dalton's की atomic theory के according जितने भी matter हैं, whether it is an element, a compound, a mixture, अभी हम इस chapter में पूरा डिटेल में देखेंगे। एक एक चीज़ को वैसे आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट आप सब जानते हैं एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये स्मॉल पार्टिकल से कंपोज होती हैं, जिसे कहा जाता है एटम्स। ये डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी कहती है। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी, देखिए ये पोस्टुलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये पोस्टुलेट जो हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को जस्टिफाई करते हैं, और जो पोस्टुलेट्स उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर दिए थे ये वही हैं। ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितने भी मैटर हैं वो सब बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स यानी छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। ऑल एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स which cannot be created nor or destroyed in a chemical reaction. Atoms indivisible particle होते हैं। indivisible यानी जो undividable हो, जिसे divide ना किया जा सके और ना बनाया जा सके, ना डिस्ट्रॉय किया जा सके किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसी भी गिवन एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आइडेंटिकल होंगे यानी सेम होंगे। कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ले लिया आपने, एल्यूमिनियम का एलिमेंट है, एल्यूमिनियम का हर एटम उसका मास जो होगा इक्वल होगा और उसके केमिकल प्रॉपर्टी इक्वल होगी। नेक्स्ट इज़ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनका मास हमेशा डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमेशा डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जांपल एक एटम है हाइड्रोजन का और एक एटम है नाइट्रोजन का, तो दोनों अलग अलग एलिमेंट्स है, तो दोनों के एटम्स का मास डिफरेंट होगा, दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट इज़ एटम्स combine in the ratio of small whole numbers to form compounds. एटम्स जो होते हैं वो स्मॉल होल नंबर्स में एक दूसरे से इनके रेशो के अंदर कंबाइन होते हैं, जिससे फिर वो कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल H2O ले लीजिए, H2O के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम है, तो इनका रेशो क्या हो गया 2:1, यानी कि होल नंबर्स के अंदर ये एक दूसरे से कंबाइन होकर के कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं। Next is the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. जो relative number होता है और kinds of atom होते हैं वो किसी भी compound के अंदर constant रहते हैं, यानी कि same रहते हैं, change नहीं होते हैं। For example H2O का ही ले लीजिए, very simple example है। H2O यानी water molecule, इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे, यानी कि ये kind of एटम जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा वाटर मॉलिक्यूल के लिए। और जो नंबर है, नंबर क्या है इसके अंदर 2:1 है, तो ये नंबर है ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा 2:1 ही रहेगा। You will study in the next chapter that all atoms are made up of still स्मॉलर पार्टिकल्स। जबकि ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है कहती है कि एटम जो है इनडिविजिबल पार्टिकल्स है, बट नेक्स्ट चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि एटम्स जो होते हैं उसके भी सब पार्टिकल्स होते हैं। दैट मीन्स एटम जो है इनडिविजिबल नहीं है, एटम इज़ डिवाइडेबल। और ये ही लिमिटेशन थी डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी की, कि उन्होंने कह दिया था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, बट एक्चुअल में फर्दर एक्सपेरिमेंट से बाद में साइंटिस्ट को पता चला कि एटम भी डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज एटम। Have you ever observed a mason building walls?
From these walls a room and then a collection of rooms to form a building. आपने एक मैसोन यानी जो एक कारीगर होता है उसे एक बिल्डिंग की वॉल बनाते हुए ऑब्जर्व किया होगा, और ये जो वॉल्स होती हैं ये रूम बना देती हैं और रूम्स मिलकर के एक बिल्डिंग बना देते हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि एक बिल्डिंग की जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो उसके क्या होते हैं, आप कह सकते हो कि ईंट है, या फिर वॉल जो होती है वो एक बिल्डिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंट हिल? एक एंट हिल होती है जो एक एंट जो अपनी हिल बनाती है, उसके अंदर भी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो छोटे छोटे टुकड़े वो जोड़ती है बनाने के लिए। इट इज़ अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर एटम्स। और इसी तरीके से जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है वो एटम्स होते हैं, यानी कि एक एक एटम मिलकर के पूरा का पूरा मैटर बनाते हैं। हाउ बिग आर एटम्स? एटम्स कितने बिग हैं, यानी कि साइज़ के बारे में देखेंगे हम कि एटम की साइज़ क्या होती है। एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग डेट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। एटम बहुत ही स्मॉल होता है, हम जितना इमेजिन कर सकें उससे भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, और किसी से कंपेयर कर सकें उससे भी बहुत ज़्यादा स्मॉलर होता है एटम। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टॉक्ड वुड मेक अ लेयर बेयरली अ थिक एज दिस शीट ऑफ पेपर। आपकी जो बुक्स की पेपर की शीट है, अगर आप मिलियंस ऑफ एटम्स को जोड़ दें, उनको स्टॉक में एक साथ जोड़ दें, तब जा कर के आपको एक थिन शीट ऑफ पेपर मिलेगा। यानी कि आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि एटम की साइज़ कितनी छोटी है। आपको यहाँ पे बॉक्स के अंदर एटम की साइज़ दी हुई है 1/10⁹ मीटर इज़ इक्वल टू 1 नैनोमीटर। इन अदर वर्ड्स 1 मीटर इज़ इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। नैनोमीटर जो होता है वो उसे 10⁻⁹ मीटर कहा जाता है। 1 नैनोमीटर इसको 10⁻⁹ मीटर, यानी कि आप 1 मीटर को जब 10⁻⁹ हिस्से उसके कर दोगे तब जा कर के आपको एक एटम की रेडियस, सिर्फ रेडियस आई तो उसकी रेडियस मिलेगी। रिलेटिव साइजेस देख लेते हैं हम, जैसे कि आपको टेबल में दिया हुआ है। आपको मीटर के अंदर यहाँ दी हुई है 10⁻⁻ जो होती है हाइड्रोजन एटम की रेडियस है। वाटर मॉलिक्यूल की 10⁻⁹ है। हीमोग्लोबिन जो होता है एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, उसकी 10⁻⁸ है। ग्रेन ऑफ सैंड की 10⁻⁴ है। एंट की 10⁻², एंड वाटरमेलन की 10⁻1 रेडियस होती है। सो इस तरीके से आप रिलेटिवली साइज़ को कंपेयर कर सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं कि एटम कितना छोटा होता है। We might think that if atoms are so insignificant in size, why should we care about them? This is because our entire world is made up of atoms. So आपने सोचा होगा कि कितने अगर एटम इतना ही इनसिग्निफिकेंट है साइज़ के अंदर तो हम इसका इतना ज़्यादा केयर क्यों कर रहे हैं, हम उससे रिलेटेड साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं ये चैप्टर उससे रिलेटेड। तो इसका आंसर सिर्फ ये है कि जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा संसार जो है वो एटम से बना हुआ है, इसीलिए हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। वी मे नॉट बी एबल टू सी दैम बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू। हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो जो मैटर है हर जगह मौजूद है और कॉन्स्टेंटली हम जो भी चीज़ कर रहे हैं उसे अफेक्ट करता है। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ सर्फेसिस ऑफ एलिमेंट्स शोइंग एटम्स। और मॉडर्न टेक्निक्स की हेल्प से, माइक्रोस्कोप से, हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं आजकल, जिनकी मदद से हम मैग्नीफाइड इमेजेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे हम एलिमेंट्स के सर्फेसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं जहाँ पे हमें एटम्स दिख जाते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं फिगर 3.2 के अंदर एन इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन के सरफेस की इमेज है ये। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितने सारे पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। Then next is what are the modern day symbols of atoms of different elements? मॉडर्न डे सिम्बल्स क्या हैं? इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उन सब के एटम्स को अलग अलग सिम्बल से डिनोट किया गया है, तो वो हम देख लेते हैं। डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द सिम्बल्स फॉर एलिमेंट्स इन ए वेरी स्पेसिफिक सेंस। डाल्टन्स वो पहले थे साइंटिस्ट जिन्होंने एलिमेंट्स को स्पेसिफिक सेंस देने के लिए सिम्बल्स का यूज़ किया था। When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element. और जब वो एक सिंबल देने की बात करते हैं एलिमेंट को, तो उसकी डेफिनेट क्वांटिटी की भी बात करते हैं एलिमेंट की। दैट इज़ 1 एटम ऑफ दैट
एलिमेंट, यानी कि वो एक एटम की बात करेंगे। अगर वो एलिमेंट के सिंबल की बात कर रहे हैं तो वो उसके एक एटम की बात करेंगे कि उसका एक एटम कैसा दिखता है, वो उन्होंने सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। बर्ज़िलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। बर्ज़िलियस ने ये सजेस्ट किया कि जो सिंबल होना चाहिए एटम का वो उसका एक या फिर उसके नेम का एक या दो लेटर्स आप ले लो और उससे फिर उसका सिंबल बना दो। सो डाल्टन के अकॉर्डिंग फिगर 3.3 के अंदर आपको ये सिंबल्स गिवन है एंड आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन सबके अलग अलग सिंबल्स जो हैं उन्होंने दे रखे हैं। नेक्स्ट इज इन द बिगनिंग the names of elements were derived from the name of the place where they were found for the first time। बिगनिंग के अंदर एलिमेंट्स के नेम किस तरीके से डिराइव किए गए कि जिस प्लेस से वो आ रहे हैं उनको फर्स्ट टाइम जिस प्लेस में वो पाए गए या जिस प्लेस में वो फाउंड हुए उसके अकॉर्डिंग उनका नेम दिया। एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि कॉपर का नेम जो है सिप्रस से लिया गया था। सिप्रस एक जगह है, वहाँ से उसका नेम लिया गया था। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स, फॉर एग्जांपल गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। गोल्ड जो है इंग्लिश वर्ड से लिया गया था, येलो जिसका नेम है। नाउ डेज IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो ये फुल फॉर्म आप ध्यान रखना, IUPAC जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो IUPAC के अंडर ही होती हैं और इंटरनेशनल लेवल पे वो इन्हें अप्रूव करते हैं। अप्रूव्स नेम ऑफ एलिमेंट्स। मैनी ऑफ द सिम्बल्स आर द फर्स्ट 1 or 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश। और ज़्यादातर सिंबल्स में ये देखा गया है कि जो उनका नेम होता है इंग्लिश के अंदर उसका 1 या फिर 2 लेटर्स हम ले लेते हैं और फिर उसको सिंबल बना देते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सिंबल इज़ ऑलवेज रिटन एज ए कैपिटल लेटर अपर केस एंड द सेकेंड लेटर एज अ स्मॉलर लेटर। जो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस लिया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ एल्यूमिनियम में आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिया गया है और जो सेकंड लेटर है वो लोअर केस लिया गया है, डैट इज़ स्मॉल लेटर। इसी तरीके से कोबाल्ट के अंदर C जो है वो फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लिया गया है और सेकंड लेटर स्मॉल लिया गया है। सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर अपेयरिंग लेटर इन द नेम। और कई एलिमेंट्स का नेम कैसे लिया गया कि फ़र्स्ट लेटर जो है वो उनके नेम से लिया गया और सेकंड लेटर उनके नेम में आगे वाले लेटर से लिया गया। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, उसके अंदर C तो हमने फ़र्स्ट लेटर ले लिया बट L जो है हमने बाद वाला लिया है। और ऐसे ही जिंक के अंदर हमने Z फर्स्ट लेटर ले लिया लेकिन N जो है वो लेटर लेटर है। Other symbols have been taken from the names of elements in Latin, German and Greek। इन सब लैंग्वेजेस से अदर नेम्स लिए गए। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है आयरन। आयरन जो है उसका Fe से डिनोट करते हैं हम, क्योंकि आयरन को लैटिन के अंदर फेरम कहा जाता है। सोडियम को Na से करते हैं बिकॉज सोडियम को नेट्रियम कहा जाता है और पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं बिकॉज उससे कैलियम कहा जाता है। देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज़ अ नेम एंड अ यूनिक केमिकल सिंबल। इसीलिए हर एलिमेंट का अलग नेम है, यूनिक नेम है और यूनिक केमिकल सिंबल है। द पैसेज ऑफ टाइम रिपीटेड एंड यूसेज विल सॉरी आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स, इन सब एलिमेंट्स के सिंबल और नेम। और ये जो टेबल है ये आपकी स्टडी के लिए दी हुई है, आप इसे मेमोराइज़ कर सकते हैं, बहुत इजी है, ये मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एटॉमिक मास। The most remarkable concept that Dalton's atomic theory proposed was that of the atomic mass. According to him, each element had a characteristic atomic mass। तो डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी से हम देख सकते हैं कि उन्होंने एटॉमिक मास को काफ़ी तवज्जो दी थी और उन्हीं के अकॉर्डिंग हर एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल दैट साइंटिस्ट वर प्रॉम्प्टेड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। और ये जो थ्योरी है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस को, इसीलिए साइंटिस्ट जो है उन्होंने एटॉमिक मास को, एक एटम के एटॉमिक मास को मेजर करने का प्रॉम्प्ट किया, उसको सोचा। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन
individual atom was a relatively difficult task. Relative atomic masses were determined using the laws of chemical combinations and the compounds formed. और मास को, किसी भी इंडिविजुअल एटम के मास को डिटरमाइन करना बहुत ही रिलेटिवली डिफ़िकल्ट टास्क है, बिकॉज एक तो बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए जो है रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करने का डिटरमाइन किया गया कि हम कंपाउंड्स के अंदर कंपेयर करके रिलेटिवली एटॉमिक मास को फाइंड करेंगे. कंपेयर करके अब उन्होंने कैसे किया, अब देख लेते हैं. एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है सी के लिए. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड उन्होंने जैसे कंपाउंड लिया है. कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है CO, वो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है. और एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें तो 3 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है. 3 और 4 कैसे आया, जैसे कि कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक मास होता है 12 और जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास होता है 16. तो अगर आप इसको रेशो को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट 3:4. In other words, carbon combines with 4:3 times its mass of oxygen. Suppose we define the atomic mass unit, earlier abbreviated as AMU, but according to the latest IUPAC recommendations it is now written as U. तो पहले हमने एटॉमिक मास यूनिट से हम डिफ़ाइन करते थे एटॉमिक मास को, बट IUPAC के रिकमेंडेशंस के बाद हम अब U ही डिनोट करते हैं. यूनिफाइड मास लेते हैं हम, और U को एटॉमिक मास की जो यूनिट है उसे U से हम डिनोट करते हैं. और ये जो है U जो है इज़ एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम. 1 कार्बन एटम के मास के बराबर होती है. देन वी वुड असाइन कार्बन एंड एटॉमिक मास ऑफ 1.0 U. और इसी तरीके से अगर हम कार्बन के रिलेटिव लेते हैं तो हम एक कार्बन के एटॉमिक मास का जो मास है उसे हम 1.0 U कह सकते हैं. एंड ऑक्सीजन एन एटम ऑफ मास 1.33 U. और इसी से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीजन का 1.33 U आ जाएगा. हाउएवर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू हैव दीज नंबर्स एज होल नंबर्स और एज नियर टू ए होल नंबर. और ये जो अगर हम इन सब मासेस के नंबर्स को होल नंबर लेंगे या फिर नियरली होल नंबर लेंगे तो ये ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट होगा, इसीलिए इनको होल नंबर्स में लिया गया. While searching for atomic mass units, scientists initially took 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit. तो साइंटिस्ट जब सर्च कर रहे थे एटॉमिक मास यूनिट्स को तो वो बहुत सारी अप्रोचेस फॉलो कर रहे थे, और उनमें से एक अप्रोच उन्होंने ये फॉलो किया कि उन्होंने ऑक्सीजन के 1/16 को रिलेटिव जो है अपना कंसिडर किया कि हर एक यूनिट जो मास है उसको हम ऑक्सीजन का 1/16 पार्ट उसको कंसिडर करेंगे. इसको कंसिडर करने के रिलेवेंटली 2 रीजंस थे. फर्स्ट reason was oxygen reacted with a large number of elements and formed compounds. ऑक्सीजन जो है बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के साथ में रिएक्ट करता है. आपको पता है वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है. तो कितने सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे आसपास जिनमें ऑक्सीजन मिल ही जाता है, इसीलिए ये रीज़न था. नेक्स्ट रीज़न था दिस atomic mass unit gave masses of most of the elements as whole numbers. और अगर हम ये मास यूनिट लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट अगर लेते हैं तो हम बाकी सारी चीज़ों को होल नंबर्स, बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके मासेस को होल नंबर्स के अंदर दे पाएंगे इसलिए. However, in 1961, for a universally accepted atomic mass unit, carbon-12 isotope was chosen as a standard reference for measuring atomic masses. लेकिन ये अप्रोच जो था इन्होंने किसी तरीके से इसको नहीं लिया और उन्होंने 1961 के अंदर यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया कार्बन-12 के आइसोटोप को, और उन्होंने इसे स्टैंडर्ड रेफरेंस माना बाकी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को मेजर करने के लिए. फिर उन्होंने कार्बन एटम, उन्होंने कहा कि 1 एटम मास यूनिट इज़ अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12. यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो एग्जैक्टली कार्बन 12 जो होता है, कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, तो जो कार्बन 12 होता है उसके 1/12 के बराबर होगा. The relative atomic mass of an element of all elements have been found with respect to an atom of carbon-12. और फिर जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब के एटॉमिक मासेस रिलेटिव फाइंड किए गए इसी से. Imagine a fruit seller selling fruits without any standard weight with him. He takes a watermelon and says this has a mass equal to 12 units. Watermelon units or
12 fruit mass units. He makes 12 equal pieces of watermelon and finds the mass of each fruit he is selling. सो इसको आप इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आप सोचिए एक फ्रूट सेलर है, वो फ्रूट्स विदाउट किसी स्टैंडर्ड वेट के वो फ्रूट्स को सेल कर रहा है, तो वो कैसे सेल करेगा? सपोज़ उसने एक वाटरमेलन ले लिया और वो कहता है कि ये जो वाटरमेलन है ये 12 यूनिट्स के बराबर है, तो अगर मैं उस वाटरमेलन के 12 पीसेस कर दूंगा तो वो 12 फ्रूट्स के बराबर होगा और वो हर फ्रूट को जो है फिर उसके बेसिस पे सेल कर सकता है। और वो जो यूनिट है जिस बेसिस पे वो सेल करेगा उससे वो फ्रूट मास यूनिट कह सकता है, FMU। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप फिगर से इसे समझ सकते हैं कि एक वाटरमेलन है, उसके उसने 12 पीसेस कर दिए और एक पीस को उसने कंसिडर किया स्टैंडर्ड वेट के, तो एक के बेसिस पे जितने भी फ्रूट्स काउंट होते हैं उनके बेसिस पे उसे आराम से सेल कर सकता है, एज ए रिलेटिव, एज ए रेफरेंस वो इसे ले सकता है। सिमिलरली ऐसे ही एटम रिलेटिव एटॉमिक मास इसी तरीके से मेजर करता है सारे एलिमेंट्स के मासेस को, एटम्स के मासेस को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये आपको मासेस दिया हुआ है इस टेबल के अंदर, टेबल 3.2 एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। हाइड्रोजन का आपको 1 दिया हुआ है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 एंड सो ऑन। नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज़ हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं? एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बहुत सारे एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो किसी के साथ में कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, या तो वो आयंस बना लेते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच। और ये जो मॉलिक्यूल और आयन है ये लार्ज नंबर में एग्रीगेट हो जाते हैं, मीन्स इकट्ठे हो जाते हैं और एक मैटर बना लेते हैं, फॉर्म ऑफ मैटर बना लेते हैं जिसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। सो क्लास इस वीडियो के अंदर इतना ही। जो मॉलिक्यूल्स और आयंस क्या होते हैं वो हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।